नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 18 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 18 का जो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है। अगर बात की जाए इक्वेटर लाइन की, तो यहाँ पे जो है वो एक दिन की अवधि वो 12 घंटे होती है। देखिए, भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसी रेखा को 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा की अगर बात करें, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी है। पृथ्वी पे दो प्रकार की रेखाएं खींची गई है। जो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पे पूरब से पश्चिम खींची गई है, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। लेकिन जो रेखाएं लैटिट्यूड लाइंस, लेकिन जो रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव खींची गई है, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये भी आपको याद रखना है। दोनों ही बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के जो उत्तर में जो यहाँ पे दो प्रकार के गोलार्ध है, एक है उत्तरी गोलार्ध, एक है दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर जो एरिया बचता है इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे जो एरिया बचता है इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पे एक अक्षांश रेखा है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो रेखा है उसका नाम है मकर रेखा। तो हर एक बात आपको याद रखनी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा भूमध्य रेखा ने। दिन और रात कहाँ पे बराबर होता है, तो दिन और रात भी जो है वो भूमध्य रेखा पे बराबर होता है। और ये जो भूमध्य रेखा ये दुनिया के 13 देशों से होकर गुजरती है। टेट आर्ट्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको मैं यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी किसी भी टेट की, एलटी टेट, जेबीटी टेट, आपका टीजेटी आर्ट्स टेट, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास इस समय 350 प्लस से ज़्यादा जो स्टूडेंट वो कोचिंग ले रहे हैं। तो अगर आप भी जो है कोचिंग लेना चाहते हैं, 499 रुपये मंथली इसमें फ़ीस रहने वाली, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपको जो है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप भी इच्छुक है तो आप भी ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। ये मेरा नंबर है 7876145409। ऐसा नहीं है कि मैं ही इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, इसमें और भी आपके पास हर सब्जेक्ट का अलग टीचर जो है हमने प्रोवाइड करवाए हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गायत्री मंत्र में किस देवता या देवी की उपासना की गई है। तो जो ये गायत्री मंत्र है, इसमें जो है वो सूर्य की जो है वो बात की गई है। सूर्य देवता की जो पुत्री है सावित्री, उनके लिए जो है समर्पित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में टोटल मंडल है 10। बहुत बार आपको बताता हूँ कि ऋग्वेद में टोटल मंडल 10 है। 1028 सूक्त है, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। और 10,580 या 10,462 क्या है, ऋचा है। कहीं कहीं पे 10,580 भी है, तो दोनों ही क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं उनको ऋत्विज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश की 3 राजधानियाँ, ऐसे कौन से देश है जहाँ की 3 राजधानियाँ। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे 3 राजधानियाँ। किस प्रकार से 3 है, तो एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एक लेजिस्लेटिव है, एक जुडिशियल कैपिटल है। तो जो साउथ अफ्रीका की जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, जो सारा काम जहाँ से देखा जाता है, वो है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की है। उसके बाद केप टाउन जो वहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और एक है ब्लूम फोंटेन जो है वो जुडिशियल कैपिटल है दक्षिण अमेरिका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो है वो न्यायाधीश महिला फातिमा बीबी। तो जो ये फातिमा बीबी है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो है वो पहली महिला न्यायाधीश थी। और अगर इनकी बात की जाए, ये तो पहली महिला न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो ये हिमाचल में ही बनी थी। इनका नाम था लीला सेठ। क्या नाम था, लीला सेठ। लीला सेठ जो है वो हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। उसी प्रकार ऑप्शन में सरोजनी नायडू भी दिया है। सरोजनी नायडू, लीला सेठ हो गया। सरोजनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष। याद रखना, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष जो है, तो याद रखना पहली महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो एनी बेसेंट है, लेकिन अगर पहली महिला भारतीय पूछेंगे तो क्या आएगा, सरोजनी नायडू आएगा। हर एक बात को आपने ध्यान से सुनना है, और हर एक बात पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सरोजनी नायडू पहली गवर्नर भी है, भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू ही है। विजय लक्ष्मी पंडित पहली भारतीय जो कि यूएनओ में अध्यक्ष बनी थी। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ कि सन 1009 में निमन में से किसने नगरकोट या कांगड़ा किले को लूटा था।
तो सन 1009 में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो किसने लूटा था? तो महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था 1009 में कांगड़ा किले को। जब इसने कांगड़ा किले को लूटा तो कांगड़ा के जो राजा थे इनका नाम था जगदीश चंद। क्या नाम था? जगदीश चंद। तो जगदीश चंद जो है वो क्या थे? कांगड़ा के राजा थे। जब इसने कांगड़ा किले को लूटा था 1337 में भी कांगड़ा किले को लूटा गया था। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कब जो है वो लूटा था? तो इसने लूटा था भैया 1337 में, और 1365 में फिर लूटा गया था। किसके द्वारा? तो 1365 में फिर लूटा फिरोज शाह तुगलक ने। तो हर एक बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक। देखिए टेट परीक्षाओं में ऐसे ही सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये उतने भी सीधे नहीं है। मैं डिटेल से इसके बारे में आपके बीच बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल? तो हिमालयन हिल स्टेट जो रीजनल काउंसिल है इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे इनका नाम था स्वामी पूर्णानंद। और हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो स्थापना होती है वो होती है 1946। हर एक बात आपको याद रखनी है। उसी प्रकार हिमालयन रियासती प्रजामंडल, उसकी स्थापना कब होती है? तो उसकी स्थापना होती है 1938। हिमालयन रियासती प्रजामंडल होता था, धामी प्रजामंडल होता था, जिसकी स्थापना धामी रियासती प्रजामंडल 1939 में हुई थी। धामी गोलीकांड भी एक हुआ था, वो भी 1939 में ही हुआ था। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन सा बना? देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1954? तो 1954 में जो हिमाचल प्रदेश का जो 5वां जिला बनता है वो बनता है बिलासपुर। बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनता है। मैंने आपको एक ट्रिक दिया है, ट्रिक का नाम है SMMC। SMMC का मतलब है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को, तो हिमाचल प्रदेश में थे SMMC कितने जिले? 4 जिले। सिरमौर, कौन से थे भैया? सिरमौर, मंडी, महासू, चंबा, 4 जिले थे। फिर इसके बाद 1951 में बनता है हिमाचल पारसी, और उसके बाद 1 जुलाई 1954 को, कब भैया? 1 जुलाई 1954 को, 1 जुलाई 1954 को जो है वो कौन बनता है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला, या भाग गौ जो राज्य था उसका 5वां जिला बनता है पारसी राज्य। इसके बाद 1956 में जो है वो यूटी बनाया जाता है। 1 मई 1960 को किन्नौर को हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला, 5वां बिलासपुर बना, 6ठा कौन सा बना? किन्नौर बना। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ कि भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? जो भारत का जो राष्ट्रध्वज है जिसमें 3 रंग है, जो सफ़ेद, केसरी, हरा, वाइट, सैफरून और ग्रीन, इसमें 3 प्रकार के रंग है, जो कि अगर मैं इसकी रेशो की बात करता हूँ अनुपात में है तो 3:2। ये ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। 3:2। अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियाँ दर्शाई गई है, स्पोक्स जिसको हम बोलेंगे 24 तिलियाँ। देखिए जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको एडॉप्ट जो किया गया था ये 22 जुलाई 1947, याद रखना 22 जुलाई 1947 को इसको एडॉप्ट किया गया था, जिसमें 24 तिलियाँ हैं। देखिए भारत में जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आ सकता है। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है। तो हर एक बात आपको याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इसको 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया था, ये भी बात आपको याद रखनी। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि अस्त्र मार्क 1 क्या है? जो अस्त्र मार्क 1 है वो एक प्रकार की मिसाइल है, ये बात आपको याद रखिए। देखिए अस्त्र मार्क 1 तो मिसाइल है, इसके अलावा भी और सारी मिसाइल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि निर्भया भी क्या एक मिसाइल है, और ब्रह्मोस भी क्या है? एक मिसाइल है। अग्नि एक मिसाइल है, प्रहार एक मिसाइल है, पृथ्वी एक मिसाइल है। तो ये सभी मिसाइल है, और ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलकर बनाई है, ये भी बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो भैया इनको ढूंढना पड़ता है, और इनको मैं ढूंढ के आपके बीच लाता हूँ। कई घंटों लग जाते हैं इनको बनाने में, इन क्वेश्चन को कराने में। तो आप इनको अच्छे से करें, आपको 20 मिनट के लिए भैया आपको निचोड़ सीधा जो है वो करने को मिल रहा है। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को कर ले, आपका भी फ़ायदा है। आप अच्छे से इन जब क्वेश्चन को देखेंगे करेंगे तो ही आपको भैया क्या है ये याद रहेगी। तो अक्सर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो आपको अपने माइंड में घुसाना है। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो हमारे टेट एग्ज़ाम जो नवंबर आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ, क्योंकि समय बहुत कम अब बचा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? तो ये जो है वो देखिए फ्रंटियर गांधी, ये भजूमल को कहा जाता है।
किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है? तो सिरमौर में जो है ऋषि जमदग्नि की पूजा की जाती है। ऋषि जमदग्नि की पूजा तो मलाना में भी की जाती है। मलाना कुल्लू में है, जहाँ पे विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। ये भी बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और आपको मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि ऋषि जो जमदग्नि है वो रेणुका माता के पति है और इनके पुत्र का नाम है भगवान परशुराम। सिरमौर में एक मेला भी लगता है रेणुका माता जी का, वो रेणुका माता जी की झील भी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा देखो यहाँ पे लोमश ऋषि का संबंध जो है वो आपके कहाँ से है? रिवालसर झील से भी है। भृगु झील जो है वो कुल्लू में है। कुल्लू में सरियलसर झील है, भृगु झील है, मनतलाई झील है, श्रिंगटिंगू झील है, दशहर झील है। दशहर झील में अकबर की जो बेटी है उसका जो क्या हुआ था, अधरंग ठीक हुआ था, बीमारी ठीक हुई थी। सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन है? अगर सिरमौर रियासत के संस्थापक की बात की जाए तो सिरमौर रियासत के जो संस्थापक है वो है राजा रसालू। राजा रसालू जो है वो सिरमौर रियासत के संस्थापक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो तारीख़ रियासत सिरमौर है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जो तारीख़ रियासत सिरमौर जो पुस्तक है ये लिखी गई थी राजा रणजौर सिंह। किसके द्वारा? राजा रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई। सिरमौर में एक शहर है, सिरमौर का मुख्यालय है नाहन, और नाहन शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाहन शहर की जो स्थापना है वो राजा करम प्रकाश के द्वारा की जाती है। नाहन में मोती महल है, शीश महल है, ये भी नाहन में ही है। ये भी करम प्रकाश के द्वारा ही बनाए गए थे। उसी प्रकार 1878 में जो है लिंटन, जो लॉर्ड लिंटन यहाँ पे आ रहे थे तो इनके याद में लॉर्ड लिंटन बनाया गया था, इनके लिए, इनकी स्मृति में। तो लॉर्ड लिंटन जो है वो राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा बनाए गए। पहले विश्व युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की सहायता करने वाले सिरमौर के राजा थे अमर प्रकाश, और अंग्रेज़ों ने जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा इनको महाराजा की उपाधि भी दी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। पहली बार जो लागू हुआ था वो तो 1977 में लागू हुआ था, लेकिन दूसरी बार जो लागू हुआ था वो 1992 में हुआ था। अगर बात की जाए, तीन प्रकार की इमरजेंसी होती है, तीन प्रकार की इमरजेंसी होती है। राष्ट्रपति शासन जो है वो आपातकाल जो है वो तीन प्रकार से लगाया जा सकता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, ये लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। और एक होता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट लॉ, जिसको लगता है 356 के तहत। और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि भारत में वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में एक बार भी नहीं लगा है, अनुच्छेद नंबर 360 के तहत ये लगता है। ये भी आपको याद रखना है। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ कि प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ? तो प्रदेश की जो धामी रियासत है इसका जो प्रसिद्ध गोलीकांड जो हुआ था वो हुआ था 1939। भागमल सोता इसका नेतृत्व कर रहे थे। धामी रियासत की अगर बात करते हैं तो धामी रियासत की जो स्थापना है वो राजा गोविंदपाल के द्वारा की गई थी। धामी रियासत की जो राजधानी है वो हलोग में है, और हलोग में लगता है पत्थर का खेल मेला, जो कि शिमला में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो राइट आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है रोहित ठाकुर। रोहित ठाकुर हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री कौन है? तो चंद्र कुमार कृषि मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल है। आपके उद्योग मंत्री, उद्योग और श्रम रोजगार मंत्री माननीय हर्षवर्धन चौहान जी है, जो कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उसी प्रकार जो है हमारे जो PWD मिनिस्टर है वो अनुराग सिंह ठाकुर जी है। बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। इसी प्रकार से पंचायती राज मिनिस्टर हमारे अनिरुद्ध सिंह जी है। बागवानी मंत्री हमारे, बागवानी और अनुसूचित जनजाति के जो मंत्री है वो जगत सिंह नेगी जी, जो किन्नौर से आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोलता है कि 1805 ईस्वी में कांगड़ा किले पे किसने आक्रमण किया? 1805 की बात करें और बात करें कि कांगड़ा किले पे किसके द्वारा आक्रमण किया गया था, तो ये किया गया था अमर सिंह थापा के द्वारा। देखिए, बिलासपुर के राजा होते थे महाचंद, इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा। तो इन्होंने 1894 में क्या किया कि इनके द्वारा बुलाया गया था, इन्होंने बुलाया था 1894, हम यहाँ से नहीं बोलेंगे, इन्होंने बुलाया अमर सिंह थापा को। और जब इन्होंने अमर सिंह थापा को बुलाया तो अमर सिंह थापा ने कांगड़ा के ऊपर अटैक कर दिया, और 1805 में भीषण युद्ध हो गया महल मोरियो नामक जगह, जो कि वर्तमान में कहाँ पे, हमीरपुर में है। यहाँ पे जो है अटैक कर दिया अमर सिंह थापा ने संसार चंद के ऊपर, बुरी तरह हराया। महल मोरियो कहाँ पे, हमीरपुर में है। अगर मैं बात करता हूँ गसोता मंदिर भी हमीरपुर में है। बाबा बालकनाथ का मंदिर भी हमीरपुर में है। बिल कालेश्वर एक मेला लगता है, वो भी कहाँ पे, हमीरपुर में लगता है। लेकिन अगर खाली कालेश्वर मेला आएगा तो वो कहाँ पे लगता है, कांगड़ा में।
अगला क्वेश्चन है कि शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। बात की जा रही है शिमला की। शिमला में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया जाता है वो अमृत कौर के द्वारा किया जाता है। देखिए क्वेश्चन ये भी आता है भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री। तो भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री जो थी वो थी राजकुमारी अमृता कौर थी। महासू लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री भी कौन है, वो भी राजकुमारी अमृता कौर है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर बात की जाए चंद्रताल झील की तो चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति में है। चंद्रताल झील जो है वो एक हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर है जिसका नाम है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में 1936 को बाढ़ आई थी और 1936 में बाढ़ आने के कारण जो है वो एक झील का निर्माण हुआ था जिसका नाम है चंद्रताल झील। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश की पहली झील है जिसको डाक टिकट जो है वो जिस पे यूज किया जाता है। अगर लाहौल स्पीति की ही बात करते हैं तो सूरजताल लाहौल स्पीति में, यूनामसो लाहौल स्पीति में है, ये सारी ज़िले भी दीपक ताल लाहौल स्पीति में। एरिया वाइज लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है, 24.86% एरिया कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हिमाचल का। लाहौल स्पीति में विधानसभा की एक सीटें है, किन्नौर में एक है, शिमला ऑप्शन में, शिमला में 8 है, चंबा में कितनी है, 5 है। तो ये विधानसभा की सीटें भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है। अगर मिल्खा सिंह की बात करें तो मिल्खा सिंह को जो है वो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार खेल जगत में और भी बहुत सारे नाम हैं। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है। द मैजिशियन के नाम से मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर जी को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। कुछ खेल ट्रॉफियाँ जो कि खेलों से संबंधित है, जैसे कि आपका ईरानी ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। गुलाम अहमद ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित। तो ये सारी की सारी जो ट्रॉफियाँ हैं वो क्रिकेट से संबंधित है। ये भी सारी की सारी ट्रॉफी आपको याद रखनी है। उसी प्रकार हॉकी से जैसे आगा खां कप हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, दोनों के दोनों जो है वो हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। वीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से है। और आपकी डुरंड कप जो है वो भी कहाँ से है, फुटबॉल से संबंधित है। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ कि शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शक संवत का जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्रा। क्या होता है, चैत्र। चैत्र जो है वो शक संवत का पहला महीना होता है। किसके द्वारा भैया शक संवत को जारी किया गया था। और फागुन अंतिम महीना होता है शक संवत का। दोनों बातें याद रखनी, पहला महीना शक संवत और अंतिम महीना फागुना। शक संवत की जो शुरुआत है वो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क के द्वारा की गई। कनिष्क के दरबार के जो विद्वान अगर पूछे जाए तो नागार्जुन इनके दरबार के विद्वान थे, चरक इनके दरबार के थे। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के अध्यक्ष एस स्वामीनाथन ये इसरो के अध्यक्ष है। इसरो की अगर बात की जाए तो वर्तमान में इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन चलो मैं ही बताता हूँ कमेंट बॉक्स में क्यों आपको क्यों परेशान होता है। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है याद रखना हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलोर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है हर हर महादेव। ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। वर्तमान में अगर पूछा जाए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष है प्रीति सूदान, नई बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीति सूदान जी का नाम। चुनाव आयोग की जो अध्यक्ष है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयोग भारत की वो राजीव कुमार है। पहले चुनाव आयोग है सुकुमार सेन। अगर भारत के महान्यायवादी पूछे जाते हैं तो इनका नाम है आर वेंकट रमणी। महान्यायवादी भारत के आर वेंकट रमणी है। अनुच्छेद नंबर 76 आर वेंकट रमणी के बारे में बात करता है। कैग भैया नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। अनुच्छेद नंबर 148 इनके बारे में बात करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों, मित्रों, सभी लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों का प्यार मुझ तक पहुंचता रहे। ये सारी की सारी जो प्लेलिस्ट है वो सभी लोगों तक शेयर होती रहे। तो आज के लिए इतनी ही। थोड़ी आवाज़ कम आई हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हर हर महादेव, हर हर हिमाचल प्रदेश, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव। ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।